नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का इस समय पूरा माहौल है, पूरे देश में चर्चा में है और इससे भी साथ साथ जो है सर्वे भी चर्चा में है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग ओपिनियन भी आ रहे हैं और काफ़ी हाईलाइट भी हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर्वे सही में क्या है इसके अंदर। कुछ लोगों का ओपिनियन ले लिया जाता है और सर्वे में दिखा दिया जाता है। तो सर्वे सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक दयानंद देने जी, जो काफ़ी वरिष्ठ हैं और काफ़ी स्टडी करते हैं सर्वे के ऊपर। इसके पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और आज काफ़ी लंबे समय बाद उनको मैंने आग्रह किया और उन्होंने सर्वे का विश्लेषण करके जो है आज हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले क्या कहेंगे सर, जो ओपिनियन पोल आई हुई है पिछले 2 दिन में, TV9 ने दिखाया है कि बीजेपी को 25 सीट मिल रही है महाराष्ट्र में और शिवसेना शिंदे को 3 और NCP अजीत दादा को 0, जबकि शिवसेना को 10, कांग्रेस को 5 और NCP शरद पवार को जो है तुतारी को 5 ऐसा दिखाया गया है। और दूसरा जो है ABP सी वोटर्स, उनका भी आया हुआ है। उसमें महायुति को दिखाया गया है बीजेपी को 21 से 22 सीट, शिवसेना को 9 से 10 सीट और अजीत दादा को 0, यानी दोनों जगह अजीत दादा को 0 है। और महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को 9 दिखाया है इन्होंने, जो सी वोटर्स ने, ABP ने, और कांग्रेस को 3 और NCP शरद पवार को 5, यानी पवार साहब को जो है दोनों जगह 5-5 है और शिवसेना को 9-10 9-10 दिखा रहे हैं। तो सर, क्या माना जाए, ये सर्वे जो हाईलाइट हो रहे हैं, क्या ये सही है? या आपने भी तो स्टडी किया हुआ, आपने भी सर्वे निकाला हुआ है, तो आपके सर्वे के हिसाब से ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, हर चैनल टीवी वाला अपने अपने हिसाब से सर्वे करते हैं। TV9 है, सी वोटर है, टाइम्स नाउ है, सबके सर्वे आए, इंडिया टुडे है, ABP का भी है। हाँ, ABP का सर्वे आया है। मैं उनके सर्वे के ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा, वो देना बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमने भी हमारे हिसाब से सर्वे किया हुआ है महाराष्ट्र का जी। तो मैं हमारे सर्वे के जो फिगर्स आए हैं वो फिगर्स क्या है जी, उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करूँगा। बिल्कुल। और दूसरे चैनलों को उनके जो फिगर्स है वो उन्हें मुबारक, मैं उसके ऊपर वैयक्तिक टिप्पणी कुछ नहीं करना। बिल्कुल। बोलो, तो आपका सर्वे क्या है वो बता दीजिए। देखिए, मेरे सर्वे के फिगर्स बताने के पहले मैं आपको और आपके द्वारा अपने सारे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव का विश्लेषण करना, उसका सर्वे करना और उसके प्रेडिक्शंस करना सर्वे के हिसाब से, ये आई विल से इट इज़ अ सेफोलॉजिस्ट नाइटमेयर। मतलब राजकीय विश्लेषक के लिए सबसे बड़ी कसौटी इस बार, काफी बड़ी चुनौती है, इस बार का चैलेंज है, इस बार का सर्वे का प्रेडिक्शन करना। क्योंकि आपको मालूम है लास्ट 2 साल में महाराष्ट्र में क्या हुआ है। बिल्कुल। शिवसेना और बीजेपी 2019 में साथ में लड़ी, कांग्रेस और NCP 2019 में दूसरी आघाड़ी बना के साथ में लड़ी। बिल्कुल। उसका रिजल्ट जो आया सबको मालूम है, सबके सामने है। उसके बाद में शिवसेना ने बीजेपी की साथ छोड़ दी और वो गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जी, और उन्होंने सरकार बनाई जी। उसके बाद में शिवसेना में वर्टिकल स्प्लिट हुई और उनका एक फैक्शन एकनाथ जी शिंदे के साथ लीडरशिप के अंडर बीजेपी के साथ में आके उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति का सरकार बनाई। उसके बाद अजीत दादा फैक्शन NCP में भी वर्टिकल स्प्लिट हुई और अजीत दादा फैक्शन भी महायुति के साथ में आया और वो तीनों ने मिलके महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मतलब क्या, 2 हट्टे कट्टे पक्ष जो थे, NCP है या तो शिवसेना है, उन दोनों में वर्टिकल स्प्लिट हो गई और वो दोनों पक्ष के 2 टुकड़े हो गए। और 2 टुकड़े मतलब एक टुकड़ा एक पक्ष का बीजेपी के साथ में आया, सरकार में आज है, एक पक्ष में, एक विपक्ष में, और दूसरा विपक्ष में है जी। अभी वो दोनों जो उनका स्प्लिट जो हुआ है उसका लोगों ने कैसा वो स्प्लिट लिया हुआ है, लोगों के ऊपर उसका क्या असर हुआ है और लोगों को कौन सा मतलब फैक्शन सही है और कौन सा फैक्शन गलत है, इसकी जानकारी लेना ये बड़ी कसौटी थी। जी। क्योंकि
लास्ट 2 साल में महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव हुए नहीं थे। ग्राम पंचायत के बीच में चुनाव हुए थे, और ग्राम पंचायत के चुनाव में 5 साल पहले की जो स्थिति थी, मोर और लेस वही स्थिति कायम रखी गई। माने तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पक्ष करके उभर के आई, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 नंबर का पक्ष करके उभर के आई, कांग्रेस 3 नंबर का, और शिवसेना 4 नंबर का पक्ष। लेकिन ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है पार्टी लेवल पे नहीं होता है, तो इसको हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो एक ही चुनाव बीच में हुआ था, जी जी, तो उसमें जो फिगर्स जो आए थे वो लेकिन 5 साल पहले के उस फिगर के आधार पर हम लोकसभा को नहीं देख सकते। जी। तो हम जब गए लोगों के पास, तो देखा कि लोगों में भी कंफ्यूजन का माहौल है। शिवसेना, अगर लोगों को आप सवाल करोगे कि शिवसेना किसकी थी, किसने स्थापन की थी, तो बाला साहेब ठाकरे ने स्थापन की थी। बिल्कुल। भारतीय समाज, भारतीय लोगों की मानसिकता ऐसी है जिसको वारसा हक हम कहते हैं, मतलब हेरिटेज से आई हुई, मतलब घराणेशाही, अपन मराठी में आजकल जो एक नया वर्ड है जी, तो घराणेशाही का हिसाब अगर आप लगाओगे तो लोग बोलते हैं कि शिवसेना बाला साहेब की थी और फिर उसके बेटे के पास जानी चाहिए, उद्धव ठाकरे के पास में। पर असल में आप अगर देखने को जाओ तो हुआ क्या है, शिवसेना 70% ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के गई है। अभी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आमदार छोड़ के गए, नगर सेवक छोड़ के गए, नेता गए, लेकिन वोटर हमारे पास है जी। वो गेज करने का मिसाल कुछ भी नहीं है अपने पास। वही चीज है राष्ट्रवादी के बारे में। तो लोग किसको वोट करेंगे, ये पहला सवाल था। दूसरी बात ऐसी है, बीजेपी और ये महायुति की सरकार ने जो 2.5 साल काम किया है, उस काम के ऊपर लोग उनको वोट करेंगे कि उनके दिमाग में फिर भी अभी भी वो सिंपैथी फैक्टर बरकरार है, वो एक क्वेश्चन मार्क था। तो ये सब सवाल लेके हम लोगों के पास गए, और लोगों को जब हमने सवाल किए और जो चित्र उभर के हमारे पास जो आया हुआ है, उसका मैं आपको अभी एक विवरण देता हूँ। महाराष्ट्र में 5 बड़े एरियाज है, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ये MMR रीजन जो मुंबई और कोकण बोलते हैं, हाँ, वो रीजन। तो हमने 5 रीजन्स में अपना सर्वे किया, और जो चित्र उभर के आ रहा है, 2 दिन के बाद में पहला फेज है जहाँ पे विदर्भ है, तो हम विदर्भ से शुरुआत करेंगे जो हमने देखा है अभी तक। तो विदर्भ में है नागपुर, चंद्रपुर, चिमूर मतलब गढ़चिरौली चिमूर, भंडारा, गोंदिया, अकोला और अमरावती। ये सारी सीट जो है जिसके वो है विदर्भ रीजन में जी। तो उसमें हमने जो देखा, तो नागपुर, चंद्रपुर, चिमूर, गोंदिया, अकोला, ये सारी सीटों पे हमें दिख रहा है कि इंडिया आघाड़ी जीत रही है, ऐसे फिलहाल चित्र उभर के आया हुआ है सभी सीटों पे। ये सभी सीटों पे, नागपुर, चंद्रपुर, चिमूर, गोंदिया, अकोला, इन सारी सीटों पे। और देखिए, हमने जब सर्वे किया तब कैंडिडेट सारों के डिक्लेयर नहीं हुए थे, तो हमने जो सर्वे किया उसमें लोगों से यही सवाल किया गया कि आप एनडीए को चूज करेंगे या महाविकास आघाड़ी को चूज करेंगे या वंचित आघाड़ी को चूज करेंगे। इन तीनों आघाड़ियों का नाम लिया, हम हर जगह पे कैंडिडेट घोषित नहीं हुए थे, तो मैं आघाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा जो रिजल्ट है वो। अमरावती की जो सीट है, हमने जब सर्वे किया उधर उस वक्त भी कैंडिडेट सारे डिक्लेयर नहीं हुए थे, और हमें जो दिखा अमरावती की सीट इस बार उस प्रेडिक्ट करना टफ है जी। लास्ट टाइम नवनीत राणा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके चुन के आई थी, उस वक्त मोदी जी की लाट थी, फिर भी वो राष्ट्रवादी के सपोर्ट लेके इंडिपेंडेंट चुन के आई थी। इस बार वो गई है बीजेपी के साथ में, पर फिर भी ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस बार नवनीत राणा जी चुन के आएगी या सामने वाला ऑपोजिशन का कैंडिडेट चुन के आएगा, क्योंकि महायुति के जो एक घटक थे बच्चू कडू, उनकी प्रहार पार्टी ने रिबेल किया है, उधर उन्होंने अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा किया है। तो वो उसका इफेक्ट क्या गिरेगा,
और अपोजिशन भी उधर, अपोजिशन में भी इतना एक वाक्यता दिख नहीं रही, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये सीट किसको जाएगी। जी। फिर हम जाएंगे मराठवाड़ा भाग में। मराठवाड़ा भाग में पहला जो सबसे बड़ी है हिंगोली। हिंगोली भी अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, हमने उनको टफ की कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि हिंगोली में मेरे ख्याल से उन्होंने उम्मीदवार भी बदला था महायुति ने। दूसरी सीट वहाँ पे है नांदेड़ की। नांदेड़ की सीट अशोक चौहान जी महायुति में आने के बाद महायुति का उधर मतलब ताकत और बढ़ गई है। लास्ट टाइम ये सीट प्रतापराव चिखलीकर महायुति के कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो चुन के आए थे। इस बार भी ये सीट बीजेपी के पास, महायुति के पास ही रहेगी ऐसे हमें लग रहा है। तीसरी सीट है परभणी की। परभणी की सीट भी इस बार हमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि परभणी में महायुति ने महादेवराव जानकर को खड़ा किया हुआ है। अभी देखिए, महादेवराव जानकर पहले चुनाव के पहले लग रहा था कि वो शरद पवार जी के साथ में जाएंगे और उन्हें माड़ा का सीट दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पे वो वापस आ गए देवेंद्र फडणवीस जी के पास और उन्होंने महायुति के पास ज्वाइन किया। उनकी ताकत ज़्यादातर बारामती, माड़ा वो एरिया में है जी। उन्हें टिकट दिया गया है परभणी से, मराठवाड़ा से, और टिकट दिया गया है, वो दिया गया है एनसीपी के कोटा में से। अच्छा। और वो लड़ रहे हैं खुद का चिन्ह शिट्टी लेके। तो ये पूरा कंफ्यूजन का मामला है। तो परभणी किसके पास जाएगी ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा अभी कठिन है। फिर उसके बाद जालना की सीट है। राव साहेब दानवे 5 बार बीजेपी के कैंडिडेट, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी है, वो जीत चुके हैं। इस बार भी जालना की सीट राव साहेब दानवे ही जीतेंगे ऐसे हमारा सर्वे बता रहा है। हालांकि उनका जो एरिया है जालना, वहाँ पे मराठा आंदोलन का काफ़ी प्रभाव, मराठा आंदोलन वहाँ से ही शुरू हुआ, उधर प्रभाव पड़ेगा ऐसे लग रहा था, पर मोटा मोटी में हमने देखा तो उधर ऐसा अभी लग नहीं रहा है, और ये सीट राव साहब दानवे फिर एक बार जीतेंगे ऐसे संभवता है। फिर है औरंगाबाद जी, संभाजी नगर। ये भी सीट अभी तक वहाँ पे महायुति का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। चंद्रकांत खैरे जी को महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट बनाया, और इम्तियाज जलील जो लास्ट टाइम धक्कादायक रीत से चुन के आए थे एमआईएम के कैंडिडेट, वो भी इस बार मैदान में है। इधर भी अभी कंफ्यूजन का माहौल है, बताना मुश्किल है कि ये सीट किसके पास जाएगी। फिर हम आएंगे बीड़ जी। बीड़ में पंकजा मुंडे खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और एनडीए की तरफ से, और वो सीट पंकजा मुंडे आसानी से जीत जाएगी ऐसे फिलहाल लग रहा है। फिर धाराशिव में 2 सेनाओं में लड़त है, एकनाथ शिंदे जी की सेना और उद्धव ठाकरे जी की सेना। फिलहाल जो लग रहा है धाराशिव में उद्धव ठाकरे जी की सेना का ये थोड़ा सा मतलब भारी लग रहा है पलड़ा एज कंपेयर टू ये, और ये सीट हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ ये महाविकास आघाड़ी जीत सकती है। फिर लातूर में आएंगे। लातूर की भी सीट एनडीए की सीट है, लास्ट टाइम जीती हुई, और इस बार भी एनडीए लातूर की सीट फिर एक बार जीतेगी ऐसा चिन्ह दिख रहा है। मराठवाड़ा में कितना सीट मिल सकता है एनडीए को? और इसको मराठवाड़ा में 4 सीट एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट हमको बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, और 1 सीट महाविकास आघाड़ी जीतेगी ऐसे लग रहा है। और वो जो टफ है, वो टफ सीट जो है उसमें हिंगोली और परभणी की जो सीट है जी, उधर भी अगर पलड़ा देखना है तो महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है ऐसे फिलहाल लग रहा है। और औरंगाबाद में महायुति ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, वरना अच्छा कैंडिडेट दिया तो वहाँ पे महायुति औरंगाबाद संभाजी नगर की सीट जीत सकती है ऐसे लग रहा है। हम आएंगे पश्चिम महाराष्ट्र में। अभी पश्चिम महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के लिए सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि वो एरिया शरद पवार जी का एरिया है जी। और अगर महाविकास आघाड़ी कुछ सीटें जीत सकती है तो वो ये एरिया में जीत सकते हैं। तो हम एक एक करके जाएंगे जी। सबसे पहले बारामती, जो सबसे बड़ी कॉन्टेस्ट महाराष्ट्र की इस बार है,
सबसे बड़ी कॉन्टेस्ट पवार वर्सेस पवार बारामती की कॉन्टेस्ट है, जहां पे एग्जिस्टिंग एमपी जो है सुप्रिया सुले जी, शरद पवार कांग्रेस एनसीपी की है, उनके खिलाफ अजित दादा पवार की मिसेस सुनेत्रा पवार जी खड़ी है। वहां पे अगर देखा जाए लास्ट टाइम सुप्रिया पवार जी को 6,86,000 वोट मिले थे। एनसीपी की ज्वाइंट मतलब दोनों एक साथ में एनसीपी थी तब उनकी कैंडिडेट, और उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थी कांचन कुल, जो एकदम वीक कैंडिडेट थी बीजेपी की उस वक्त की, पर उसको भी 5,30,000 वोट मिले थे उस वक्त, और वंचित आघाड़ी को 70,000 वोट मिले थे लास्ट टाइम। इस बार वंचित आघाड़ी ने सुप्रिया सुले जी को सपोर्ट किया हुआ है, पर एनसीपी की स्प्लिट, शिवसेना की स्प्लिट और बीजेपी की जो ओरिजिनल ताकत उधर की ये जो देखी जाएगी, और अजित दादा की भी खुद की जो ताकत है, उन सारे पैरामीटर्स को देख के बारामती की सीट सुप्रिया सुले पहली बार हारेगी और सुनेत्रा पवार जी पहली बार पार्लियामेंट में जीत के जाएगी, ऐसे अभी लग रहा है। फिर हम आएंगे सातारा पे। सातारा में भी महायुति ने कैंडिडेट उदयनराजे भोसले जी को कल ही डिक्लेयर किया हुआ है, और उनके खिलाफ शशिकांत शिंदे जी जो विधान परिषद के आमदार है, उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया है महाविकास आघाड़ी ने। ये सीट में भी बताना बहुत मुश्किल है फिलहाल, मतलब कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है उधर। वैसे देखा जाएगा तो उधर बीजेपी के आमदार है, उधर अजित दादा पवार साइड के भी आमदार है, पर शरद पवार जी का भी खुद का जो गुडविल है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, वो उनकी जो बारिश की मीटिंग हुई थी और उसके बाद में पूरा चित्र वहाँ, लेकिन इस बार तो बारिश नहीं है ना। हाँ, इस बार बारिश नहीं है। फिर भी उदयनराजे भोसले जी को हल्के में बिल्कुल मतलब नहीं लेना चाहिए, उधर कांटे की टक्कर है। बीजेपी सिंबल जीत जाएंगे इस बार, मुझे लगता है। हमने रखा है कि ये सीट टफ है, हम बता नहीं पाते, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। फिर आया माड़ा। हाँ, माड़ा में धैर्यशील मोहिते पाटिल ने रिबेल किया क्योंकि निम्बालकर साहब को वापस टिकट दिया है जी। जैसे माड़ा का चित्र माड़ा में जो अभी उभर के जो आ रहा है, उसमें यह सीट बीजेपी की जा सकती है, और धैर्यशील मोहिते पाटिल और महाविकास आघाड़ी ये सीट जीत सकती है, ऐसे इनिशियल अभी जो ये है उसमें लग रहा है। फिर शिरूर की सीट है जी। आढळराव पाटिल, उन्होंने शिवसेना छोड़ के राष्ट्रवादी में अजित पवार जी के पास जाके वहाँ से उन्होंने टिकट हासिल किया हुआ है। उनके सामने अमोल कोले सिटिंग एमपी जो है वो है, पर अभी का जो शिरूर का माहौल है उसमें आढळराव पाटिल चुन के आएंगे, एनडीए सीट जीतेगी ऐसे लग रहा हुआ है। फिर हम आएंगे कोल्हापुर जी। कोल्हापुर में सदाशिवराव मंडलिक सिटिंग एमपी जो है शिवसेना के, वो शिवसेना की तरफ से एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से शाहू महाराज छत्रपति ये खुद स्वयं उतरे हुए हैं। अभी जो माहौल कोल्हापुर का जो दिख रहा है उसमें सदाशिवराव मंडलिक फिर एक बार चुन के आएंगे। लोग जो बोल रहे हैं कोल्हापुर के, वो बोलते हैं कि गादी, छत्रपति की जो गादी है तो सम्मान उसका हम पूरा करेंगे, पर वोट हम एनडीए के और मोदी जी को देंगे। तो उस हिसाब से सदाशिवराव मंडलिक चुन के आएंगे कोल्हापुर से, ऐसे लग रहा है। फिर सांगली की जो सीट है, उधर महाविकास आघाड़ी ने जो बड़ा मेस क्रिएट किया हुआ है, उद्धव ठाकरे ने बिना किसी को पूछे चंद्रहार पाटिल का डिक्लेयर किया, और विशाल पाटिल कांग्रेस के वसंतदादा पाटिल के जो नातू, जिसको ग्रैंड सन बोलते हैं, उन्होंने रिबेल किया हुआ है। तो ये सीट संजय काका पाटिल फिर एक बार जीतेंगे एनडीए के लिए, ऐसे दिख रहा है। सोलापुर में दो युवा उम्मीदवारों के बीच में है, राम सातपुत है युवा उम्मीदवार एनडीए का, और प्रणति शिंदे युवा उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी की है। उसमें राम सातपुत ये सीट जीतेंगे, ऐसे इनिशियल लग रहा है। कोल्हापुर के नज़दीक की सीट हाथ कणंगले जो है, उधर दो सेना, मतलब सेना वर्सेस सेना, और उसके साथ में राजू शेट्टी, ये भी एक कैंडिडेट है। उधर अभी फिलहाल हम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है हमें, हमने जो सर्वे किया उस वक्त कि कौन जीतेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। हम आएंगे पुणे में जी। पुणे में बीजेपी ये सीट जो लास्ट टाइम गिरीश बापट साहब ने जीती थी, अभी इस बार वो नहीं है हमारे बीच में,
पर मुरलीधर मोहोल जो बीजेपी के कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट है, वो ये सीट काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं ऐसे अभी लग रहा है। और मावल की जो सीट है वो भी बीजेपी के और एनडीए के जो कैंडिडेट है वही रिटेन करेंगे, वही सीट एनडीए फिर एक बार जीतेगी ऐसे लग रहा है। फिर आएंगे उत्तर महाराष्ट्र में, यहाँ पे नंदुरबार में हिना गावित जी जो एनडीए के कैंडिडेट है और उनके सामने कांग्रेस के पाडवी जो महाविकास आघाड़ी के सामने है। नंदुरबार में भी इस बार अभी फिलहाल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर जाएंगे धुले में, तो धुले, जळगांव, रावेर, दिंडोरी, नगर, ये सब पूरा पट्टा हुआ है वो एरिया का, वो पूरा का पूरा पट्टा एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे ऐसे लग रहा है। मतलब कि ना ये उत्तर महाराष्ट्र में कोई टेंशन वाली बात नहीं है एनडीए नहीं, अभी फिर नासिक जो है उधर भी उनका कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर जो जब भी डिक्लेयर होगा नासिक भी एनडीए ही जीतेगी ऐसे लग रहा है। एक जो सीट है वहां पे जो महाविकास आघाड़ी जीत सकती है फिलहाल जो अभी ऐसे लग रहा है वो है शिरडी की सीट। उधर महाविकास आघाड़ी के वाकचौरे जो कैंडिडेट है तो वो अभी उनका पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। और फिर हम आते हैं मुंबई और एमएमआर रीजन में और कोंकण रीजन में। तो पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, ये चारों सीटें एनडीए जीत लेगी। पालघर में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कल्याण में श्रीकांत जी शिंदे कैंडिडेट है, भिवंडी में कपिल पाटिल जी कैंडिडेट है, ठाणा का कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, सीट किसको जाएगी ये भी मालूम नहीं। पर ये पूरा जो पट्टा है वो वापस एनडीए के कैंडिडेट चारों जगह जीत के आएंगे ऐसे लग रहा है। फिर मुंबई की जो सीटें हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट मुंबई, नॉर्थ वेस्ट मुंबई, नॉर्थ मुंबई, वेस्ट मुंबई, सेंट्रल मुंबई, ये सारी सीटों पे एनडीए के कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं ऐसा फिलहाल मतलब मुंबई 5 सीट आराम से 5 सीट जीत सकती है। तो कौन सी सीट में दुविधा है? दुविधा है दक्षिण मुंबई की सीट पे, क्योंकि दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत जो है उनका पर्सनल अगर इमेज है वो उधर अच्छा है, वो शिवसेना उद्धव जी के साथ में है, एमबीए के कैंडिडेट है। और मतलब मुंबई से एक सीट का नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान होगा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उधर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि महायुति ने अभी तक अपना कैंडिडेट ही घोषित नहीं किया है। वो सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी हमें पता नहीं है। तो कैंडिडेट ना होने के वजह से सामने ऐसे अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, वो कांटे की टक्कर हो सकती है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे सर, और रायगढ़ और रत्नागिरी ये दोनों सीटें भी एनडीए जीत सकती है ऐसा फिलहाल चित्र है। सर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अगर ओवरऑल के हिसाब से अगर बात करें तो कितना सीट किसको मिल सकती है आप बता सकते हैं? 34 सीटें हमारे हिसाब से, 48 में से 34 सीटें एनडीए जीतने के स्थिति में है फिलहाल। अच्छा, 10 सीटों का हमने अभी तक प्रेडिक्शन करना हमारे लिए टफ है, हमने प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ है वो। और एमबीए को महाविकास आघाड़ी को 4 सीटें मिल सकती है, टोटल 4। हाँ, मतलब पवार साहब, उद्धव सारे सबको मिला के 4 सीटें तो अगर 10 सीट का अगर प्रेडिक्शन अगर करेंगे तो समझो 5-5 भी करेंगे तो इनको 40 और 10 बोल सकते हैं। हाँ, 40 और 8 40 और 8 का आंकड़ा कर सकते हैं। 39 और 9 समझो तुम, या 39-9 हो सकता है वो। अगर 5-5 10 जो प्रेडिक्ट करने के लिए डिफिकल्ट है वो इक्वली भी बढ़ गई दोनों में तो 39 और 9 हो जाएगा। तो 45 का जो इनका टारगेट है वो फिलहाल तो थोड़ा कठिन दिख रहा है जी, पर फिर भी 40 प्लस हो सकता है, अराउंड 40 एनडीए जीत सकती है ऐसा अभी हमारा प्रेडिक्शन है। तो फ्रेंड्स कुछ जगहों पर अभी कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, अगर कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो उसका फिर हम सर्वे का हम रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे। लेकिन तथ्य है कि जो इस बार जो 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव है लोकसभा का, काफ़ी जो है उलटफेर वाला चुनाव हो सकता है। हालांकि मोदी जी का लहर है, उन्होंने राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा लाया है, राम मंदिर को लाया है इस साल, तो उसको लेकर भी काफ़ी लोग उनसे समर्थन में हैं। लेकिन जो राजनीति उथल पुथल हुई है उसका जो सहानुभूति किसको मिलेगा कि क्या किस तरह मिलेगा, इसका भी एक जो है प्रेडिक्शन है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी जो सर्वे जो सी वोटर्स और एबीपी माजा और ये सब बाकी जो दिखा रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमने जो सर्वे बनाया है, जो देने साहब ने जो दिखाया अभी बताया उन्होंने एक एक सीट पर जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, वो आपको जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। हाँ, ये जो 10 सीटें हैं जी,
और 10 सीटों का भी हम विवरण हमारे पास है, कैंडिडेट वाइज किसको की वोट मिल सकते हैं जी उसका हम अलग से एक सर्वे लोगों के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे जैसे जैसे और भी जानकारी मिलेगी तो आप तक जरूर लाएंगे। बस आप जो है ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, आपकी जानकारी के लिए, आपने जो हमारे साथ शेयर की उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। तो हम जो है ऐसी खबरों को आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।